बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत जी इंडो तिब्बतन फ्रेंडशिप एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। आज इस पदयात्रा पे मैक्लोडगंज से यहाँ तक आए और अब यहाँ से थोड़ा आगे से मैं अकेले निकल जाऊँगा, दिल्ली तक जाऊँगा। दिल्ली तक की दूरी करीब 500 से थोड़ा ज़्यादा किलोमीटर है, वो मैं पूरा 1 महीना में पूरा करूँगा। ये पदयात्रा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी भारत के ऊपर चीन का बहुत दबाव है। बॉर्डर पे भी है, बिजनेस में है, पॉलिटिक्स में भी बहुत दबाव है और हमें इससे किसी न किसी तरह से हमें एक रिजल्ट किसी न किसी तरह से हमें एक रिजल्ट एक रास्ता निकालना है और वो रास्ता लड़ाई झगड़े से नहीं हो सकता क्योंकि दोनों परमाणु शक्ति की देश है, बड़ा देश है और झगड़ा भी मुझे नहीं लगता है कि झगड़ा होगा, लेकिन किसी तरह एक तो समाधान होना चाहिए और ये समाधान भारत सरकार ढूंढ रहे हैं और पब्लिक भी ढूंढ रहे हैं। इसके बीच में मैं अपना राय रखने के लिए मैं आज ये पदयात्रा पे निकल रहा हूँ। मेरा मूल रूप से मेरा बात कहना ये है कि भारत और चीन की ये क्राइसिस रिलेशनशिप में तिब्बत कहीं ना कहीं गुम है। आज भी बहुत सारे भारतवासी हम धर्मशाला के बाद जाए देखें तो ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं कि तिब्बत क्या है, कहाँ है। सबको कैलाश पर्वत की पता है, लेकिन कैलाश पर्वत तिब्बत में है। वो पहले आजाद देश थे और चीन ने कब्जा करने के बाद चीन भारत की सीमा तक पहुंचे हैं, इसीलिए ये गलवान घाटी में ये सब हुआ है। तो तिब्बत की मुद्दा जो उसको उठाना और भारत को एक नया ताकत देना, ये मेरा मूल उद्देश्य है इस पदयात्रा में। मेरा नाम तेंजिन सुंडू है। मैं एक तिब्बतन जो इंडिया में पैदा हुआ राइटर हूँ, लेखक हूँ और कार्यकर्ता हूँ। पिछले 25 साल से ज़्यादा मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं लाहौल स्पीति में पैदा हुआ हूँ। मेरे मम्मी पापा पहले वहाँ कुली के काम करते थे। लाहौल स्पीति ये मनाली लद्दाख तक वो रास्ता जो तिब्बती कुली ने काम किया, वो बनाए थे। तब मेरा मम्मी का कहना है कि वो रोड साइड पे तंबू लगा के वो लोग रहते थे, उसमें पैदा हुआ हूँ और पटलू स्कूल में पढ़ा और बीच उसके बाद यहाँ टीसीबी स्कूल में पढ़ा और कचहरी कुछ ऐसा जगह यहाँ पहले यहाँ आके 75 पैसे में न्यूज़पेपर खरीद के फिर वापस स्कूल तक पैदल जाता था। जब भी भारत और चीन के बीच में कोई भी मतभेद होता है, मुझे हमेशा लग रहा है कि मेरे ऊपर डबल ड्यूटी है, एक तिब्बती होने के नाते और एक भारतीय वासी होने के नाते। मुझे हमेशा लग रहा है कि मेरे ऊपर डबल ड्यूटी और मुझे डबल ड्यूटी करना है मुझे। आज ये पदयात्रा मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, दिल्ली तक पहुँचूंगा। पूरी रास्ते में मैं ये बात बार बार उठाऊंगा मीडिया में, पब्लिक में, सरकार को मैं गुजारिश भी कर रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये एक चीन की नीति जो है उसको बदला। जब तक भारत ये मन में रखे कि चीन पूरा एक देश है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि अब उस चीज को बदलना, उसके लिए मैं एक 5 रीजंस मैं रख रहा हूं। वैसे तो ये पेपर आप सबके पास है, हिंदी में संक्षेप में लिखा है, अंग्रेजी में भी लिखा है और मुझे लगता है मेरा लेख ज्यादा स्पष्ट से बोल सकते हैं ना कि मेरा बोलना। तो लेख से बहुत संक्षिप्त से बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा। मैं 5 रीजन जो मैं यहाँ रख रहा हूँ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्यों ये एक चीन नीति को बदलने का, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये एक चीन नीति क्या है। 1954 में जब इंडिया
और चीन के बीच में एक रिलेशन कायम किया, तब भारत ने तिब्बत को चीन की हिस्सा माना 1954 में पंचशील एग्रीमेंट। तो वहां से एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि गलती वहां से शुरू हुआ, आज भारत को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि तब तक 54 तक तिब्बत भारत की सबसे बड़ी नेबरिंग कंट्री था और सबसे बड़ा बॉर्डर भी था, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक ऐसा हमारा बॉर्डर था। और क्योंकि हम आज हिमाचल में हैं, हमारे हिमाचली लोग जो लाहौल, स्पीति, किन्नौर में हैं, वो हर शख्स बताएंगे कि उनका हिमालय के पार के ये जो रिश्ता था वो हमेशा तिब्बत से था और तिब्बती लोगों से। शादी होते थे, खरीदारी होते थे, और मंडी जो हिमालय और पंजाब के बीच में ट्रेड लेन देन पूरे होते, वो मंडी में होते थे। हमारे मंडियाली तो कोई होंगे, है ना, वो ऐसा हमारा रिलेशन था। लेकिन आज पूरा गायब हो गया। जब तक चीन तिब्बत को कब्जा किया, ये पूरा नष्ट हो गया, खत्म हो गया। तो एक चीन नीति को बदलाव के लिए मेरा सबसे पहले इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि कोई भी देश एक कब्जा किए हुए देश को, उसकी कब्जा किए हुए देश की उस लोगों, उस प्रजा को, उसकी दुख दर्द नहीं समझे, और उसके बावजूद उसको अगर कब्जा करने वाले के देश के हिस्सा मान लिया कि आप किसकी पक्ष में हो, उसके पक्ष में हो जो दुख और दर्द सह रहा है, जिसकी कब्जा किए हैं, जिसको ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर जितना दबाव किया, जुल्म किया, तो तब भारत चाहते थे कि पूरे देश हमारे साथ में हो। अब वो स्थिति में हम हैं, क्योंकि हमारा देश, तिब्बत देश आज चीन के कब्जे में है। हम चाहते हैं कि पूरे देश हमारे साथ में आए, हम और हमारा साथ खड़े रहें। लेकिन आज भी इंक्लूडिंग द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत सारे दुनिया के लोग, क्योंकि चीन से रिश्ता रखना है, चीन से बिजनेस करना है, व्यापार करना है, तो चीन जो बोल रहा है वही मान रहा है। और यह सबसे पहले इंपॉर्टेंट रीजन ये है, प्रिंसिपली, morally, it is wrong to stand with an occupying force. It is always right to stand with people who are suffering, who are facing injustice. And therefore, पहले शब्द यह है मेरा, सत्य। कि सत्य कहाँ है, वहां भारत खड़े हो रहे हैं और होना भी चाहिए। तो इसीलिए ये एक चीन की नीति जो है वो चेंज होना चाहिए। पहला, भले भारत वन चाइना को मान रहे हैं, क्या चाइना वन इंडिया को मान रहे हैं? नहीं मान रहे। हमने हमेशा नहीं माना उन्होंने। बार बार अरुणाचल पूरा उनका है बोल रहे, बार बार भारत की हिमालय सीमाओं पर कभी घुसपैठ हो रहे हैं, कभी पीएलए के सोल्जर्स कर रहे हैं। ये गलवान घाटी हुआ 1962 में, अरुणाचल में वॉर किया, और कश्मीर की मुद्दा बार बार उठा रहे हैं, भारत को संयुक्त राष्ट्र तक घसीट के लेके गए, केस किया उन्होंने। तो चाइना ने जब एक भारत को नहीं माना, तो भारत क्यों एक चाइना को मान, वो बदलना चाहिए। मेरा तीसरा बात यह है, अभी तक वन चाइना पॉलिसी में स्थगित है, लेकिन अगर ये नहीं बदला तो भारत के भविष्य के लिए बहुत खतरा है। फॉर द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, India has to change this one policy. Only then India can then talk about Tibet, East Turkestan, Southern Mongolia, Manchuria, Hong Kong, Taiwan, और आज तो पूरे विश्व में चीन के खिलाफ या चीन को एकलौता अलग कर रहे हैं। ऐसे एक वक्त आया है आज कि पूरी दुनिया के साथ खड़े रहना और चीन को जवाब देना है। So for the long-term interest of India, it is always good for India to change this one China policy.
नंबर 3, हाँ, नंबर 4, ये वन चाइना पॉलिसी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव। चीन ने वन इंडिया पॉलिसी तो नहीं माना, लेकिन हम मानते जा रहे हैं। इसके वजह से अब तिब्बत के मसला आया तो भारत चुप, इस तुर्किस्तान का मामला आया, पूरा दुनिया आजकल उइगुर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में बात कर रहे हैं और लेबर कैंप के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन भारत से कोई एक शब्द नहीं है, चुप रहना पड़ रहा है। और मंगोलिया और मंचूरिया और हांगकांग और ताइवान, सबके बारे में कुछ नहीं बोलना। और उसके बावजूद पूरे हिमालय में इतना खर्चा करना पड़ रहा है, करोड़ों, दिन में, एक दिन में करोड़ों के खर्चा हो रहे हैं, जो कि अगर तिब्बत फिर से आजाद होते तो वो करोड़ों के खर्चा जो है हमारे बच्चों को शिक्षा देने में लगेंगे, हमारे पूरे देश की स्वास्थ्य में लग सकते हैं। बहुत एक्सपेंसिव है वन चाइना पॉलिसी, इसीलिए किसी तरह से इसको बदलना है। और मेरा आखिरी रीजन ये है कि किसी तरह से हमें चीन को एक जवाब तो देना था। हमने पाकिस्तान को जवाब दिया, अब चीन को जवाब देना, और ये जवाब ये वायलेंस से नहीं, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, और वहां जवाब देंगे जहां चीन का सबसे कमजोरी है, और वो कमजोरी चीन की कब्जा किए हुए देश तिब्बत, ईस्ट तुर्किस्तान, सदर्न मंगोलिया, मांचूरिया, ताइवान, हांगकांग, पूरा को अलग अलग दृष्टि से देखना। ये एक वन चाइना पॉलिसी एक बार बदले तो वो इंडिया का सबसे तेज चीन नीति की ब्रह्मशस्त्र बोलते हैं ना, ये बनेगा। लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली हम चीन को ऐसा जवाब दे सकते हैं। और इससे क्या होगा कि तब भारत तिब्बत को अभी का तिब्बती स्वतंत्र लड़ाई, जिसमें जितना योगदान या सपोर्ट करे ना करे, कम से कम इतिहास में तिब्बत एक आजाद रूप में रिकग्नाइज कर सकते हैं, और सिर्फ तिब्बत भी नहीं, बाकी। और यहां बताऊं, चाइना का ओवरऑल टेरिटरी एरिया जो है वो 96 को कितना बोलते हैं, 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया है चाइना का, और भारत का 32 लाख, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब चाइना जो है भारत से 3 गुना बड़ा है। लेकिन अब हम ये देखेंगे, ये बड़ा चाइना जो है वो कितने भाग में टूट सकता है। जब पहले सोवियत यूनियन बड़ा था तो सब लोग हैरान थे, इतना बड़ा देश और बाहर से इतना डरावना दिखते थे। जिस तरीके से सेम आज जिस तरीके से चाइना दिख रहे हैं, शी जिनपिंग है, प्रेसिडेंट फॉर एवर हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी है, 100 साल, अगले साल उनके 100 साल की दिवस मना रहे हैं। तो जितना बाहर से डरावना और एकजुट दिखता है, उतना अंदर से नहीं है, अंदर से खोखला हो गया है। और ये बाहर दिखते नहीं है क्योंकि वो कोई भी मीडिया अंदर आने नहीं देंगे। भारत इज अ कंट्री ऑफ लॉ, इट्स अ डेमोक्रेसी। यहां कहीं एक अगर एक्सीडेंट होता तो पूरा दुनिया में न्यूज फैल जाते हैं। वो है डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंट। चाइना में वो नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए बाहर से हमेशा डरावना और बड़ा और एकजुट दिखता है, जबकि चाइना के अंदर, अब मैं विस्तार से कह रहा हूं कि ये 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में से 60%, 60% इज ऑक्यूपाइड कंट्री। उनमें से है तिब्बत, जो कि 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया है। तिब्बत 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। वो भारत की सबसे बड़ा नेबरिंग कंट्री था, आज चीन के कब्जे में है। और भारत तिब्बत के और ऊपर पश्चिम की तरफ ईस्ट तुर्किस्तान है, जिसमें आज पूरे विश्व में बात फैले हुए हैं कि वहां
10 लाख लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में डाले गए। वो 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर की देश और पिछले 70 साल से चीन की कब्जे में है। और उसके ऊपर मंगोलिया, अरे मंगोल की इतिहास किसको पता नहीं है? जिंगिस खान की कहानी। एक वक्त था मंगोलिया चाइना के ऊपर राज करते थे। मंगोलिया ने चाइना अंदर गए और कब्जा किया। आज वो मंगोलिया टूट गए और दो भाग हो गए, आउटर मंगोलिया, इनर मंगोलिया। अब आउटर मंगोलिया आजाद है, डेमोक्रेसी है, लेकिन इनर मंगोल जो है वो चीन के कब्जे में है और ये 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और आगे मंचूरिया। मंचूरिया वो देश है जो आज भारत के कोने कोने में चाइनीज फूड के नाम पे चिकन मंचूरियन बोलते हैं ना, वो ये मंचूरिया, जो कि 80,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। 80,000, 84,000, 84,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। वो एक इतना बड़ा देश था कि उन्होंने चीन के ऊपर कब्जा किया और 250 साल चीन के ऊपर कब्जा किया। फॉर 250 years मंचूरिया रूल्ड ओवर चाइना। और ये चाइना जो है आज हम देखने को मिल रहा है, वो 1911 में, सन 1911 को आजाद हुए। सन 1911 को पहली बार चीन आजाद देश के रूप में उभर के आए। तब उसका नाम था रिपब्लिक ऑफ चाइना, आरओ से बोलते हैं, जो कि नाम आज ताइवान ने लिया है, क्योंकि पहले आरओसी थे और कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच में झगड़ा हो गए और नेशनलिस्ट हार गए और माओ त्से-तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी जीत गया और ये नेशनलिस्ट जो है वो भाग के ताइवान चले गए और वहां स्थापित हुआ रिपब्लिक ऑफ चाइना। आज ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना बोले जा रहे हैं, वो वही शब्द 1912 में चीन की पहले सरकार था। 1912 की बात कर रहा हूं, वहां से शुरू हुआ चीन की असली कहानी। और ये जो बात चाइना बार बार बोल रहे हैं कि हमेशा के लिए इतिहास में तिब्बत और ईस्ट तुर्किस्तान मंगोलिया उनके कब्जे में, उनके साथ में है, नहीं है। ये ज्यादातर भारतीय वासियों के मन में नहीं है, उनके ज्ञान में नहीं है। क्यों? इसके बारे में इंडियन टेक्स्ट बुक्स में लिखे नहीं। इंडियन टेक्स्ट बुक, स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, कहीं भी एक जिक्र नहीं है तिब्बत के बारे में। और ये जानकारी लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक भारत तिब्बत को नहीं समझेगा, चीन को कैसे समझेगा? अगर चीन को समझे नहीं तो चीन को जवाब क्या देगा? तो इसलिए मुझे बार बार लग रहा है कि एज एन इंडियन एंड ऑल्सो एज ए टिबेटन, कि ये बात उठाना चाहिए, लोगों को जागरूकता से एक ताकत मिले, तभी तो हम भारत फिर से खड़ा करेंगे। कि जब तक चीन भारत के ऊपर दबाव डाले, हम कुछ डेवलप नहीं कर सकते। संयुक्त राष्ट्र में हमारा रास्ता रोक रहे हैं, डेवलपमेंट ने हमारा रास्ता रोक रहे हैं। चीन टेररिज्म कर रहे हैं, पाकिस्तान को पैसे देके इंडिया में टेररिज्म कर रहे हैं। ऐसे करके